आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है स्टूडेंट्स? अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण। स्फेरिकल शेल का मतलब होता है एक गोला होगा और शेल होगा, इट मीन्स उसके अंदर खोखला होगा। वो जैसे प्लास्टिक की बॉल देखी आपने, उस प्लास्टिक की बॉल के अंदर जो अंदर होता है वो अंदर तो खोखली होती है, सारा के सारा प्लास्टिक जो होता है केवल उसके सरफेस पर लाई करता है, सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इस तरह के शेल को कहा जाता है स्फेरिकल शेल, मतलब अंदर से खोखला होगा। ओके, उस स्फेरिकल शेल के ऊपर हमने कुछ चार्ज दिया है, उस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पी पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो आइए देखते हैं, बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स। ये देखिए गॉस लॉ का है यूज करते हुए आपको करना है। इसके अंदर ध्यान रखें क्या दे रखा है, एक स्फेरिकल शेल है जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस कितना है स्टूडेंट्स, R रेडियस है। इसके ऊपर हमने कुछ चार्ज दिया है, ओके, प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वर्ड है स्टूडेंट, यूनिफॉर्मली का मतलब ये होता है कि समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जितना चार्ज यहाँ पर है उतना ही चार्ज यहाँ पर है। जैसे ये देखें, ये डिस्ट्रीब्यूशन देखें, क्या ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स? बताएं, नहीं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि चार्ज यहां पर ज्यादा है कंपैरिजन टू दिस एरिया, तो इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे। ये आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब जो चार्ज है वो एक समान रूप से इस स्फेयर के, जो आपका गोला है, इस गोले के सरफेस पर बटा हुआ है। कहां पर बटा हुआ है? जो गोला है उस गोले के सरफेस पर बटा हुआ है चार्ज, ठीक है। इसके कारण किसी पॉइंट पी पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो ध्यान रखें, ये स्फेरिकल सरफेस है, इसके ऊपर चार्ज कितना है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर चार्ज है Q, इसका रेडियस R है, इसका सेंटर O है। अब वो पॉइंट पी स्टूडेंट कहीं पर भी हो सकता है। तीन कंडीशन यहां पर भी बनती है उस पॉइंट पी के लिए। या तो वो पॉइंट पी कहाँ होगा, आउटसाइड द स्फेयर, इस स्फेयर इस गोले के बाहर होगा, या फिर वो पॉइंट पी इस स्फेयर के ऊपर ही हो सकता है। ओके, ये पॉइंट पी है तो इस स्फेयर के सरफेस पर ही होगा, सरफेस पर ही लाई करेगा, या फिर ये पॉइंट पी इस स्फेयर के अंदर भी हो सकता है। तो आपको इस तरह से तीन कंडीशन यहां पर भी पढ़ना है, आउटसाइड द स्फेयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर, इनसाइड द स्फेयर। ओके, और इस पॉइंट पी की जो O से डिस्टेंस होगा उसे लिखा जाएगा स्मॉल r से। तो हम इन तीनों कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला केस देखते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। पहला केस क्या है, आउटसाइड द स्फेयर, आउटसाइड द स्फेयर, इट मीन्स जो पॉइंट P होगा आपका, वो पॉइंट P कहाँ होगा, इस स्फेयर के बाहर होगा। और पॉइंट P अगर बाहर होगा तो उसके लिए हम लिख सकते हैं उसकी जो दूरी होगी इसकी रेडियस की कंपैरिजन में ज्यादा होगी। R जो है उसकी पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस है, इस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा R इसके रेडियस से ज्यादा होगा। तो R इज ग्रेटर देन कैपिटल R का एक केस है स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिए, इसमें हमें कुछ स्टेप फॉलो करना है, उसकी हेल्प से आप दूसरे क्वेश्चन भी बहुत सारे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वापस ये सरफेस स्फेयर कंसिडर करते हैं। ये हमने देखिए स्फेयर बनाया, इसका सेंटर कितना है स्टूडेंट्स, O है, इसका रेडियस R है, और आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। कितना चार्ज बटा हुआ है, प्लस Q चार्ज बटा हुआ है स्टूडेंट्स, प्लस Q, ठीक है, याद रखें। इसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस Q चार्ज है। अब एक पॉइंट P है, यहां से लेना है आपको, इसके सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना और कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम गॉस लॉ का हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से हमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से देखें, जब भी गॉस लॉ का आप यूज़ करें तो इसमें आपको तीन स्टेप को फॉलो करना है स्टूडेंट। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करें, उस पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट को लेते हुए एक गॉसियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट करें, गॉसियन सरफेस की कल्पना करें उस पॉइंट P को लेते हुए। दूसरा, उस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स निकालें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और तीसरा, गॉस थ्योरम को अप्लाई करें। क्या अप्लाई करें, गॉस थ्योरम। कितना होता है, phi E इज इक्वल टू Q इन, अंदर वाला चार्ज, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तीन स्टेप फॉलो करें, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वही करते हैं हम, इस पॉइंट P को लेते हुए एक गॉसियन सरफेस का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब जो सरफेस है वो कैसा बनाएंगे हम, देखो ये स्फेरिकल है,
तो हम यहाँ पर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्फेरिकल मतलब एक बड़ा गोला, ये छोटा गोला है, इससे एक बड़ा गोला बनाते हैं। उस बड़े गोले के सरफेस पर ये पॉइंट पी होने वाला है आपका, ओके। और एक कोसेंट्रिक स्फेयर होंगे, क्या होंगे? कोसेंट्रिक स्फेयर, मतलब दोनों का सेंटर एक ही होगा, ठीक है। बनाते हैं एक, ध्यान से देखें, ये जो सरफेस बनाया इसे हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या कहेंगे इसे स्टूडेंट्स से? गॉसियन सरफेस, ओके। तो हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट को लेते हुए आपको गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना है। ये गॉसियन सरफेस जो होगा वो स्फेयर होगा, वो भी 3 डायमेंशन में स्फेयर है स्टूडेंट्स, ओके। बड़ा वाला स्फेयर है और इस स्फेयर का रेडियस आर है। कितना है स्टूडेंट्स? आर। और छोटे वाला जो स्फेयर है उसका रेडियस है आपका कैपिटल आर, ठीक है। अब क्या करें स्टूडेंट्स? अब फ्लक्स कैलकुलेशन करना है। तो फ्लक्स कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला यही होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसके आसपास एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लीजिए। एरिया एलिमेंट कितना लिया है स्टूडेंट? ds। छोटा सा एरिया बनाया, उसका एरिया कितना है? ds, ओके। ds बना लिया हमने। इस ds का एरिया वेक्टर दिया जाएगा ऐसे, ये होगा एरिया वेक्टर ds वेक्टर। ये क्या होगा? ds वेक्टर, एरिया वेक्टर। क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है वो किसी भी एरिया के कैसे लिया जाता है? परपेंडिकुलर, आउटवर्ड नॉर्मल लिया जाता है, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, अंदर की तरफ नहीं लेना है। क्योंकि क्लोज्ड सरफेस के लिए यही रूल होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, उसके ऊपर एरिया वेक्टर लिया जाता है। तो छोटा सा एक एरिया लिया आपने, इस स्फेयर के सरफेस पर लिया है, ओके, जहाँ पर ये पॉइंट पी है, और उसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर से डिफाइन किया। अब हम फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स। फ्लक्स का फॉर्मूला कितना है? phi e total flux through Gaussian surface is equal to closed integration of E vector dot ds vector, ठीक है। अब ध्यान से देखें, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच का एंगल पता होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता होगा तो आप एंगल भी निकाल पाएंगे दोनों के बीच का। बट यहाँ पर हमें करना क्या है? इस 4th एप्लीकेशन में हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना है इस पॉइंट P के ऊपर। ध्यान से समझिए, यहाँ पर इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस एप्लीकेशन के अंदर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले से ही कैसे बता सकते हो? ठीक है, ये क्वेश्चन आना चाहिए स्टूडेंट्स आपके मन में। क्योंकि अधिकतर ये क्या होता है, जब भी इस एप्लीकेशन को बताया जाता है तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट eds cos थीटा को कर देते हैं 0 डिग्री। और ना तो टीचर्स बताते हैं ना स्टूडेंट्स उसको समझ पाते हैं। यहाँ पर सिमेट्री काम आता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस एप्लीकेशन की हेल्प से आपको पता क्या करना है, मेन क्या उद्देश्य है? मेन उद्देश्य हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना है। जिस चीज़ को पता लगाना है उससे आप पहले से कैसे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही बाहर की तरफ होगा, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे इससे बाहर की तरफ ही होगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी तरह से होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E और ds के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। बट हमने कैसे बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये ds के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा भी तो हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसा भी तो ले सकते हैं हम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी लिया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिया, ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, आपने ये ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्यों लिया? ये क्वेश्चन आना चाहिए स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ये बताता है, एक सिमेट्री को बताता है। सिमेट्री का मतलब ये होता है समानता, एक जैसा रूप। ध्यान से देखिए, अब समझिए इस पॉइंट को। 2 स्टेप हमें यहाँ पे समझना है अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, हमने एज्यूम किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड नॉर्मल ही होगा, रेडियली आउटवर्ड ही होगा, ऐसा बाहर की तरफ ही होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। क्यों होगा? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये ना लेते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये लेते हैं स्टूडेंट्स, ये इसके ऊपर टेंजेंट लेते हैं। टेंजेंट मतलब ये आपका सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर टेंजेंट इस तरह से, ये वाला डायरेक्शन नहीं लिया आपने ई वेक्टर का, इसके ऊपर टेंजेंट, ये वाला डायरेक्शन भी ले सकते हैं, ये वाला डायरेक्शन भी ले सकते हैं, ये वाला डायरेक्शन भी ले सकते हैं, ये वाला डायरेक्शन भी ले सकते हैं। तो आपके पास इनफाइनाइट डायरेक्शन होंगे। आप ध्यान से माने, इसको एक सरफेस माने। इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट P यहाँ पर रखा हुआ है। इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्चुअली में ये होगा, मगर हम मान लेते हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये नहीं लेना, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये मानते हैं।
तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये भी मान सकते हो, 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 मतलब इतने सारे इनफाइनाइट डायरेक्शन पॉसिबल होंगे उसके ऊपर। अगर आपने ये वाला डायरेक्शन ना मानते हुए आपने ये वाला डायरेक्शन चूज करा तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये ही क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये भी तो पॉसिबल था, ये भी तो इक्विवेलेंट था। इक्विवेलेंट का मतलब समतुल्य था, जितना ये प्रोबेबल है उतना ये भी हो सकता था, या फिर ऐसा बाहर की तरफ निकलना हुआ डायरेक्शन भी हो सकता था। इट मीन्स अगर आप ये ना लेते हुए ये लेते हैं बहुत सारे, या फिर कुछ ऐसे लेते हैं उसके दो कंपोनेंट करते हैं, तो आपके पास ऐसे अनंत डायरेक्शन हो सकते थे। इतने सारे डायरेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को चूज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम ये भेदभाव नहीं कर सकते। ओके हम ये भेदभाव नहीं कर सकते कि एक डायरेक्शन को तो मानेंगे मगर इस डायरेक्शन को नहीं मानेंगे, और इस डायरेक्शन को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे पास कोई रीज़न नहीं है उसको ना मानने का। तो हमारे पास कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं है जिस यूनिक डायरेक्शन को माने। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जितने भी टेंजेंशियल डायरेक्शन है उनको ना मानते हुए एक यूनिक डायरेक्शन लेते हैं। यूनिक डायरेक्शन क्या होगा, ये सरफेस है, इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे पर वो परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन ले लिया जाए तो ये परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन यूनिक है। यूनिक क्यों है, मतलब एक ही है, ऐसा कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं है। अगर आपने ये वाला डायरेक्शन लेते हो तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आपने ये डायरेक्शन क्यों लिया, क्योंकि इसका एनकाउंटर करने के लिए हमारे पास दूसरा डायरेक्शन नहीं, अंदर वाला तो ले ही नहीं सकते, इसके अलावा कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं है। अगर आप ये डायरेक्शन लेते हो तो कोई पूछ सकता है ये वाला क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया, इसी तरह से ये क्यों नहीं लिया। बट अगर आप एक यूनिक डायरेक्शन परपेंडिकुलर चूज करते हैं तो ये एक यूनिक डायरेक्शन है स्टूडेंट, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड मानते हैं। क्या करते हैं, मानते हैं। ओके तो इस पॉइंट को याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने रेडियली आउटवर्ड माना है, टेंजेंशियली इसलिए नहीं माना क्योंकि सारे डायरेक्शन इक्वली प्रोबेबल थे, इक्विवेलेंट थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये माना, इसका एरिया तो ds था, दोनों के बीच में एंगल स्टूडेंट कितना हो गया 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है। रखते हैं, कैलकुलेट करें। तो आइए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट 0 डिग्री, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। मैं इसको यहाँ पर ही सोल्व कर रहा हूँ। कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही आ जाएगा, तो इतना आएगा। तो इस स्टेप से इस स्टेप पर पहुंचने पर हमने एक एजम्पशन करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। ओके ये हमने सिमेट्री का यूज़ करा है, यहाँ पर प्रकृति की जो समानता है सिमेट्री का यूज़ करा है। अब वापस आगे बढ़ते हैं, अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, करते हैं। आइए देखें कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन में उस चीज़ को बाहर निकाला जा सकता है जो कांस्टेंट होता है, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, जो चीज़ें बदलती है उनका इंटीग्रेशन होता है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इस गॉसियन सरफेस पर? इस गॉसियन सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की उतनी ही वैल्यू होगी जितने की इस पॉइंट P पर है। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट मान लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिए, हमने जो गॉसियन सरफेस कंसिडर करा, ये गॉसियन सरफेस आपका कैसा है, स्फेरिकल है। कैसा है स्टूडेंट्स, स्फेरिकल है, और ये स्फेरिकल सिमेट्री है। यहाँ पर हमने प्रकृति की दूसरी ब्यूटीफुल चीज़ का यूज़ करा है, स्फेरिकल सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये है इस पॉइंट P की O से दूरी R है। अगर आप इस स्फेयर पर कोई दूसरा पॉइंट भी लें तो उस पॉइंट की भी O से दूरी कितनी होगी, R ही होगी। तो इस स्फेयर के सारे पॉइंट की O से दूरी R है, इसका मतलब सारे पॉइंट इस O से इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हम ये मान सकते हैं कि सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। अगर आप यहाँ पर पॉइंट मानेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग है, मगर मैग्नीट्यूड सेम होगा। ओके तो हमने यहाँ पर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया है, इसी कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं इस सरफेस पर, और इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं और केवल क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे ds का। याद रखें स्टेप, इलेक्ट्रिक ई को क्यों बाहर निकाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी सरफेस पर हर पॉइंट पर सेम थी। ओके इसलिए हमने ई को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। तो phi इज इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। सारे ds को जोड़ेंगे तो इस गॉसियन सरफेस स्फेयर का एरिया आ जाएगा, और स्फेयर का एरिया कितना होता है स्टूडेंट 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना होगा, टोटल एरिया
4 पाई आर, आर मीन्स रेडियस, और इस बड़े स्फेयर की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, 4 पाई आर स्क्वायर इसका रेडियस। तो सारे ds को जोड़ेंगे तो कितना होगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इस स्फेयर का। तो आपने सोल्व करा तो फाई E, फ्लक्स कैलकुलेशन हो गया, फ्लक्स आ गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। पहला स्टेप था गॉसियन सरफेस बनाना, इस तरह से गॉसियन सरफेस बनाना ताकि आप इस स्टेप को सोल्व कर पाओ। ऐसा नहीं करना है जैसे ये पॉइंट आपने एक सरफेस लिया और किसी ने बोला कि इस सरफेस के ऊपर कुछ चार्ज है, इस सरफेस के कारण आप किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो आपने कहा कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, पहला स्टेप है गॉसियन सरफेस बनाना। अब सरफेस तो क्लोज्ड होना चाहिए, कैसा भी बना लो उल्टा सीधा, ये भी तो गॉसियन सरफेस है, बस क्लोज्ड होना चाहिए चारों तरफ से, इस स्फेयर को बंद किए हुए होना चाहिए अपने इसमें, तो इसने भी बंद करा है। अगर आप ऐसा मान लोगे तो आप दो जगह अटक जाओगे। कौन से दो जगह, पहली जगह, पहला तो ये इस E को बाहर नहीं निकाल पाओगे। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम नहीं होगा, जो पॉइंट पास में है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, जो पॉइंट दूर है उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होने वाला है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन तो अलग होगा ही सही, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर नहीं निकाल पाते, बाय चांस कैसे कैसे करके आपने निकाल भी लिया, तो ds को कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, इसका सरफेस एरिया थोड़ी ना पता है, हमें तो स्फेयर का पता है, 4 पाई आर इसको डायरेक्ट पता है, 9th-10th में पढ़ा है हमने। तो इस तरह के उल्टे सीधे गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। दो तरह की सिमेट्री को हम यूज़ करते हैं, एक तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री होता है जिसको हमने प्रीवियस एप्लीकेशन में यूज़ करा, और उसको बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। ओके, कुछ दूसरी और होती है, क्यूबॉइड से भी कर सकते हो आप, बट नॉर्मली दो देखी जाती है, स्फेरिकल सिमेट्री और एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, गॉस थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, गॉस थ्योरम क्या बोलता है, गॉस थ्योरम ये कहता है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर जितना चार्ज होता है उसका एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है। कितना फ्लक्स निकला, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, रखें वैल्यू, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू इन, कितना चार्ज अंदर है, किसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर उतना ही चार्ज होगा जितना इस स्फेयर के ऊपर चार्ज है, और इस स्फेयर के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस क्यू, मतलब क्यू चार्ज है। तो क्यू इन की जगह लिखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई E, 4 पाई आर स्क्वायर को अपॉन में ले जाएं तो इसको इस तरह से जमा के लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू ऊपर था और आर स्क्वायर अपॉन में। ध्यान से देखें, ये फॉर्मूला आएगा आपका, क्यू आर स्क्वायर अपॉन में क्यू बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। कुछ लग रहा है अजीब सा स्टूडेंट्स, कहीं देखा फॉर्मूला लग रहा है? ये आपने फॉर्मूला जरूर देखा है। कहाँ पर देखा है, जब आपने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो आपने किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। क्या निकाला था स्टूडेंट्स, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कितना था, देखिए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। आपने जब शुरू में पढ़ा था तो आपने देखा था किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इतनी होती, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। इट मीन्स, ध्यान से देखें, अब यहाँ पर एक रिजल्ट निकल कर आता है। वो रिजल्ट क्या बताता है, इस स्फेयर के ऊपर टोटल कितना चार्ज है, क्यू। अगर इस स्फेयर का टोटल चार्ज को मैं एक पॉइंट के ऊपर मान लूँ, पॉइंट मतलब जो उसका सेंटर है, उस सेंटर के ऊपर ही इसका टोटल चार्ज रख दूँ। पहले जो टोटल चार्ज था वो डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब सारे चार्ज को इकट्ठा किया और इस पॉइंट पर रख दो O पर, और उससे कितनी दूरी पर, R दूरी पर, यही पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पॉइंट चार्ज के कारण। आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, इतना ही होगा। इट मीन्स ये दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। ये सिमिलरिटी ये बताता है स्टूडेंट्स कि जब भी हमें किसी यूनिफॉर्मली स्फेरिकल शेल के कारण किसी बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतने ही होती है जितना कि इसके ऊपर जितना चार्ज है, उस सारे चार्ज को आप उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट मान ले, सेंटर पर मतलब O पर कॉन्सेंट्रेट मान ले, और उससे R दूरी पर एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दें तो उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भी लिखे जा सकती है। तो यही इसका रिजल्ट है।
एक स्फेरिकल शेल के कारण किसी बाहर वाले पॉइंट पर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जितना उसके ऊपर चार्ज होता है, उतना ही चार्ज अगर किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर रख दें तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होता है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट था स्टूडेंट, आउटसाइड द स्फीयर। ओके, इसका रिजल्ट याद रखें, फॉर्मूला ये बनेगा इसमें। अब दूसरा केस पढ़ते हैं इसके अंदर, इनसाइड द स्फीयर। ओके, केस नंबर सेकेंड, इनसाइड नहीं, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, इसको हम रफ करते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब जो पॉइंट पी है आपका, वो पॉइंट पी कहाँ होना चाहिए स्टूडेंट्स? पॉइंट पी होना चाहिए आपका इसके स्फीयर पर ही होना चाहिए, सरफेस पर होना चाहिए। तो वो जो पॉइंट पी है, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर के सरफेस पर ही होना चाहिए अब पॉइंट पी आपका। इट मीन्स आर बराबर कितना होगा? कैपिटल आर। जब ये पॉइंट पी आपका इसके सरफेस पर ही होगा तो जो आर दूरी है ओ से पी तक की दूरी और रेडियस दोनों बराबर होगी, मतलब आर बराबर आर। और इस केस में भी अगर आप इसी तरह से पूरा करेंगे तो यही आने वाला है, केवल चेंज ये होगा इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखा जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पी की दूरी कितनी हो जाएगी? आर। तो चेंज कुछ नहीं करना है इसको। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट देते हैं तो इस इक्वेशन फर्स्ट में स्मॉल आर की जगह कितना रख दें? कैपिटल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, कितना हो जाएगा? 1/4πε0 क्यू बाय स्मॉल आर की जगह कितना? कैपिटल आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ओके, अगर पॉइंट भी आपका स्फीयर के सरफेस पर ही होगा। तीसरा केस देखते हैं स्टूडेंट्स, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या है? इनसाइड द स्फीयर। क्या है स्टूडेंट्स? इनसाइड द स्फीयर। अगर स्फीयर के अंदर ही हो पॉइंट पी, देखो पॉइंट पी अब आपका अंदर ही आ गया, तो पॉइंट पी अगर अंदर होगा तो क्या करेंगे? वापस देखो ध्यान से, वही प्रोग्राम करते हैं। ये हमारा स्फेरिकल शेल जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था। कितना चार्ज था स्टूडेंट? +q चार्ज दिया था हमने इसे, +q चार्ज दिया था इसे हमने। इसका रेडियस कितना था स्टूडेंट्स? इसका रेडियस था कैपिटल आर। अब हमें पॉइंट पी अंदर ही लेना है, सेंटर और पॉइंट पी को अंदर ही मान लेते हैं। ये आपका पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पॉइंट पी अंदर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है स्टूडेंट्स? आर है, स्मॉल आर। क्या करना है? पहला स्टेप, गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करो उस पॉइंट को लेकर। तो इस पॉइंट पी को लेते हुए एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट करते हैं, छोटा वाला स्फीयर जिसका रेडियस होगा स्मॉल आर। ये हमारा है गॉसियन सरफेस, GS मीन्स गॉसियन सरफेस। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो इस गॉसियन सरफेस से। तो वापस वही करेंगे, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेंगे DS, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर मानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को भी बाहर ले लेंगे और इसका जो एरिया एलिमेंट होगा DS वेक्टर को भी बाहर ले लेंगे। दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो फ्लक्स निकालेंगे, देखिए ध्यान से, ये वही स्टेप रिपीट होने वाला है। EDS के बीच में एंगल कितना होगा? 0। cos 0 की वैल्यू 1। EDS E को बाहर निकाल लें क्योंकि इस स्फीयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने वाला है। DS जुड़कर छोटे जो स्फीयर है, इस स्फीयर का एरिया हो जाएगा 4πr²। तो यहाँ तक सेम ही होगा। अब गॉस थ्योरम लगाएंगे, phi = q/ε0। अब आप ध्यान से देखें, एक पॉइंट चेंज आ रहा है यहाँ पर। फ्लक्स तो कैलकुलेशन करा, इतना ही आने वाला है स्टूडेंट्स, E × 4πr²। बताएं Q इन कितना होगा? Q इन मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा? बताएं कितना चार्ज होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर, कितना चार्ज होगा? तो Q इन कितना होगा? 0। क्यों 0? क्योंकि सारा जो चार्ज है आपके स्फेरिकल शेल के सरफेस पर है। ये जो स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल के सरफेस पर है। अंदर तो एक खोखला है, मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी चार्ज नहीं होगा, मतलब Q इन कितना होगा? 0। रख दें Q इन 0, तो 0.ε0 कितना हो जाएगा? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0। इट मीन्स क्या स्टूडेंट्स? अगर ये पॉइंट P इस स्फीयर के अंदर होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये पॉइंट P अगर बाहर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 q/r² होगा, और सरफेस पर होगा तो कैपिटल R² होगा। तो 3 तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। अब इन तीनों का एक छोटा सा ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स। ग्राफ देखें, ग्राफ क्या है? तीनों की जो रिजल्ट है, तीनों के रिजल्ट को कंबाइन करके हमने एक छोटा सा ग्राफ बनाया। समझे ध्यान से ग्राफ को, ईजी ग्राफ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस r, दूरी r। ये दूरी कौन सी है? सेंटर से OP की दूरी पॉइंट की। तो शुरू में देखें, ये यहाँ पे
जब आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम थी, इट मीन्स जो पॉइंट पी था वो आपका, वो पॉइंट पी की दूरी जो थी वो रेडियस से कम थी। इट मीन्स पॉइंट पी कहाँ था, उस स्फेयर के अंदर था। अगर पॉइंट पी स्फेयर के अंदर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा स्टूडेंट, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये देखें लाइन, ये डार्क लाइन, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। ये लाइन यहाँ पर ही ऊपर नहीं गई, ऊपर जाती तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता। जैसे इस पॉइंट पर आते हैं, ये कौन सा पॉइंट है, जब आर की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाए, आर हो जाए, मतलब वो जो पॉइंट पी है आपका कहाँ पर आ जाए, सरफेस पर ही आ जाए, उस स्फेरिकल शेल के सरफेस पर आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम बढ़ जाता है। कितना आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर। ओके, इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। जैसे R=R आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एकदम बढ़ गई। कहाँ तक बढ़ गई, इतनी तक बढ़ गई, क्योंकि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इसके बाद में अगर पॉइंट P बाहर जाएगा, पॉइंट P बाहर जाएगा तो ये R की वैल्यू, R मतलब स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जाएगी और स्मॉल r बढ़ेगा। जब पॉइंट P बाहर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है 1/4πε0 Q/r²। r मतलब उसका दूरी है। तो जैसे जैसे r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। r को डबल करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम हो जाएगा। तो इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड घटना स्टार्ट हो जाता है। और कैसा घटता है, 1/r² के फॉर्म में। तो ये जो ग्राफ है आपका 1/r² का ग्राफ है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q/r²। ये कौन सा केस, जब r की वैल्यू r से बड़ी हो जाए। तो 3 केस में हमने ग्राफ बनाया। जब r की वैल्यू r से छोटी हो, मतलब पॉइंट P अंदर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जब पॉइंट P स्फेयर के सरफेस पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी। और जब पॉइंट P उससे बाहर जाएगा तो धीरे जैसे जैसे बाहर जाएगा r की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ग्राफ नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जा रही है, क्योंकि r की वैल्यू बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। और ये इसका क्या है, ग्राफ है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने इसे 4th एप्लीकेशन को पढ़ा।